नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संसद की कार्यवाही में बाधा से प्रधानमंत्री चिंतित, कहा मर्जी और पसंद से नहीं चलता है लोकतंत्र, संवाद से निकले हल। नेशनल हेराल्ड पर राज्यसभा में गतिरोध जारी, विपक्ष का तानाशाही का आरोप। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोकसभा से कांग्रेस और टीएमसी का वॉकआउट। 26/11 मुंबई हमले में डेविड हेडली ने कबूला गुनाह, कहा साजिश में था शामिल, सरकारी गवाह बनने के लिए माफी की शर्त। हरियाणा में अब पढ़े लिखे लोग ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, विपक्ष ने लगाया जल्दबाजी का आरोप। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से राजस्थान में आपूर्ति चरमराई, 174 कर्मचारी निलंबित, 15 बर्खास्त, 16 की गिरफ्तारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्यवाही में व्यवधान पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र किसी की मर्जी और पसंद के हिसाब से काम नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री का कहना है कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए ही सभी समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि संसद में जारी गतिरोध लोकतंत्र की मजबूती के लिए ठीक नहीं है। जागरण फोरम कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मनतंत्र से खतरा है और लोकतंत्र में संसद को नकारना गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में व्यवधान से गरीबों के फायदे से जुड़े विधायी कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट चल नहीं रही है, गरीब का हक रुका पड़ा हुआ है। और इस अर्थ में लेकिन चर्चा क्या होती है? जीएसटी और पार्लियामेंट, जीएसटी और पार्लियामेंट। अरे भाई, जीएसटी का जो होगा सब मिलकर के जो भी भागेगा, भारत का भाग्य तय होगा, लेकिन गरीबों का क्या? उन्होंने किसी भी मसले का संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। वाद विवाद, संवाद, विरोध सब हो सकता है, लेकिन हम उस इंस्टीट्यूशन को ही नकार देंगे तो फिर तो लोकतंत्र के इन पर सवालिया निशान होगा। नेशनल हेराल्ड के मसले पर बीते 3 दिन से संसद में गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रही है। इस मसले पर कांग्रेस को टीएमसी के बाद जेडीयू का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। बात करके किसी चीज का समाधान निकाला जा सकता है। वैसी परिस्थिति में सदन की कार्यवाही न चले, संसद की कार्यवाही नहीं चले, तो ये तो सोचना चाहिए। और ये बुनियादी दायित्व तो रूलिंग पार्टी का है। बहुत जल्दी याद आ गए गरीब। ये इसी पार्टी के जो मंत्रियां बाहर जाके किन चीजों से तुलना करते हैं गरीबों का, सारा देश ने सुना है। या तो इनको सरकार चलाना आता नहीं है, या तो ये लोगों को गुमराह करने ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव और मतदान तक सीमित रखना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेशनल हेराल्ड के मसले पर लगातार तीसरे दिन राज्यसभा में गतिरोध दिखा। कांग्रेस सांसदों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही 5 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप दोहराया। इस बीच सरकार ने कांग्रेस पर चर्चा से पीछे हटने और विकास के काबू में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर तानाशाही रवैये से काम करने का आरोप लगाया। इन सब के बीच एआईएडीएम के सांसदों ने तमिलनाडु में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। सदन में सरकार भी आक्रामक दिखी। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया। गतिरोध खत्म करने के लिए उपसभापति पीजे कुरियन की अपील का भी असर नहीं दिखा। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा का कहना है कि सरकार जांच एजेंसी के जरिए बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। प्रॉफिट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कराते हो अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके,
और जहां सीधा आरोप है और वो भी कमर्शियल काम के लिए, व्यापार के लिए, और बड़े पैमाने पे मॉरिशस से पैसा आता है, दूसरे देशों से आता है, वहाँ पे कोई शिकायत भी नहीं सुनी जाती, कोई मुकदमा नहीं। ये बहस किस चीज की करेंगे? मामला शांत होते नहीं देख दोपहर 3 बजे उपसभापति ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने बदले की कार्रवाई के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन यह आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने करमुक्त आय का उपयोग दूसरे कामों के लिए किया है। उन्होंने लिखा है कि विवादित लेन देन पर अब तक सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया। वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी है कि इस मसले को वो अदालत में लड़ें और संसद की कार्रवाई में बाधा न डालें। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ परसा वेंकटेश्वर राव जूनियर हैं, जो कि संपादकीय सलाहकार हैं डीएनए में। परसा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज एक फोरम में बात कही कि मन तंत्र से लोकतंत्र को चलाना मुश्किल है, यानी कि सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं कानून के लिहाज से। असल में क्या ये कहा जाए कि इस पूरे जो कि मसला 3 दिन से लगातार राज्यसभा में दिख रहा है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और उन बिलों को लेकर भी जो कि अब लंबित दिखते हैं? ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन जीतना एक बात है और सरकार चलाना दूसरी बात है। और सरकार चलाने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस जो है, प्रोसीजर्स जो है, उनके मुताबिक चलना होगा और उनको अपोजिशन से एक तरह से देखा जाए तो कोऑपरेशन मिलनी चाहिए। उनका तवज्जो जो है उस तरफ जा रहा है, वो बिल्कुल सही भी है कि पार्लियामेंट कैसे चलाए, कानून कैसे पास करवाए, वो उनका फिक्र रहा है। क्योंकि इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन इलेक्शन जीतने से काम ख़त्म नहीं होता है। इलेक्शन जीतने के बाद असल काम शुरू होता है। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ये उनको एहसास हो गया है कि सरकार चलाने के लिए, पार्लियामेंट चलाने के लिए कुछ और भी चाहिए, इलेक्शन जीतना काफ़ी नहीं है। तो वो समझ गए कि जो सियासी कार्रवाई है वो इलेक्शंस के हद तक नहीं, उसके बाद में शुरू होता है। लेकिन जिस तरह की मैं अगर पूरी स्पीच को देखूं तो एक तरीके से वो इशारा करते हुए दिख रहे हैं कि कांग्रेस या भी कुछ नेताओं की जिद जो है वो एक पूरी तरीके से रोड़ा बनी हुई है, व्यवधान उसी के चलते है। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस ये सबक जो है बीजेपी से सीखी है। रास्ता उन्होंने दिखाया था, रास्ता उन्होंने दिखाया कि और पिछली बार 2009 से लेकर 2014 तक बीजेपी लीडर्स का ये बहस रहा है कि बॉयकॉट करना, डिसरप्ट करना एक पार्लियामेंट्री वेपन है, टैक्टिक है, वो बिल्कुल जायज़ है। मुझे लगता है कांग्रेस वालों को भी समझ में आ गया कि अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो नेशनल हेराल्ड केस पे उतना फिक्रमंद है जितना कि वो चाहते हैं कि ये बताए कि हम राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, हम आवाज़ उठा सकते हैं और डिसरप्ट भी कर सकते हैं और हम हेडलाइंस में रहेंगे। और ये बात सीखी है उन्होंने बीजेपी से, क्योंकि मिसाल बना के रखा है बीजेपी ने पिछले 5 साल में कि हम सदन चलने नहीं देंगे अगर कुछ मामला आ गया। कई मामलों पर उन्होंने जिद की है और बहुत दिनों तक काम चलने नहीं दिया। तो उनका बहस ये रहा है कि बीजेपी वालों का, हम लोगों ने बड़े मामलों को उठाया जो नेशनल इंटरेस्ट के मामले हैं, जैसे स्कैम्स है जो हमारे पार्टी के हद तक नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट के हैं। और कांग्रेस वाले जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि नेशनल हेराल्ड जो है एक हद से देखा गया तो नेहरू गांधी के खानदान से ताल्लुक है, पार्टी से भी ताल्लुक नहीं है, और उस पर ये लोग जोर से आवाज़ उठा रहे और सदन को रोक रहे, और ये ठीक नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल टैक्सेस दोनों तरफ से हर पार्टी जो है ये एक रिवाज बन गया है। ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा में आज भी गतिरोध रहा, हमने देखा कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो अहम बिल है उनको लेकर एक लगता है संशय की स्थिति भी बनी हुई है। अब सरकार के सामने या फिर सदन को चलाने को लेकर विकल्प क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है कि चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन चर्चा भी नहीं हो पा रही। इवन नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। करप्शन को लेकर भी मैंने सुना कि वहाँ पर नकवी साहब ने कहा कि भाई हम चर्चा को तैयार हैं। तो असल में कांग्रेस किन ऑप्शंस को देना चाहती है सरकार से, या सरकार से क्या मनवाने के बाद सदन की कार्रवाई वापस हो? मुझे लगता है कांग्रेस के पास वैसे कोई ख़ास स्ट्रैटेजी नहीं है। वो सिर्फ
ये क्या कहते हैं, ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हम वहाँ पर हैं, और ख़ास तौर पर कांग्रेस वालों की जो मेंटालिटी है, साइकोलॉजी है कि अगर कोई हमला सोनिया गांधी या राहुल गांधी या उस फैमिली पे हुआ है, तो अगर वो ज़ोर से चिल्लाएंगे नहीं तो पार्टी में उनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये लॉयल्टी का जाहिर करना है। लॉयल्टी जाहिर करना बिल्कुल ठीक है, वो आपस का मामला है, लेकिन कोई ना कोई उनको बताना चाहिए कि ये गलत, ये बूमरैंग होगा, ये उसका बुरा असर होगा, कि जो दिखाना चाहते हैं उसका पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और क्या इस मैटर के बहाने एक कांग्रेस जो विपक्षी एकता है उसको एक बार से फिर से मैं कहूँ साधने की कोशिश कर रही है? मुश्किल होगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मामला जो है सिर्फ कांग्रेस का इंटरेस्ट है, दूसरे पार्टीज, दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि एक एक करके सभी दल निशाने पर हैं सरकार के, चाहे वो मायावती की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, जेडीयू की बात कर रहे हैं। ये साबित करना होगा कि वो हर एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी को निशाना बना रहे हैं और उनको साथ रह के लड़ना उनके लिए एक ज़रूरत हो गया है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि शायद कुछ ऑपोजिशन पार्टीज है जो कांग्रेस के साथ इस मामले पर न जाएंगे। अगर कोई दूसरा मामला होता, जीएसटी का कोई खास मामला है या ड्राउट का मामला है, फार्मर सुइसाइड्स का मामला है, तो वहाँ पर वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले पर उसको बड़ा मामला बनाना मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी कुछ गलत दिख रहा है। सोचे बगैर ये लोग मैदान में उतरे हैं। तो बस आखिरी सवाल, अब असल में कांग्रेस जितनी आगे जा चुकी है, पीछे लौटने का रास्ता उसके पास नहीं है, विकल्प मैं कहूँ नहीं है, तो क्या होगा? वो क्या मैं कहूँ कि एक लेन देन हो सकता है जिसके बाद मैं कहूँ कि कार्यवाही सुचारू हो पाएगी? अदालत में जो मामला चल रहा है, कार्रवाई चल रहा है, उस पर सरकार का कोई काबू नहीं है। अगर कुछ करना चाहे भी तो कर नहीं सकते, और ऐसा लगेगा कि सरकार जो है अदालत पे दबाव डाल सकती है और उससे मामला ठीक होगा। तो इस पर मेरे ख्याल से जो भी अंदरूनी मामला जो भी हो रहा है, कार्रवाई जो भी हो रहा है, जो भी मकसद है, वो बेबस है सरकार इस मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में। तो नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर ये लोग आगे बढ़ना, मुझे लगता है कांग्रेस वाले गलत काम कर रहे हैं। बहस की बात यह है कि जीएसटी जाना या नहीं चाहिए, जीएसटी में कौन से अमेंडमेंट्स आने चाहिए। असल में देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे है, क्योंकि अरविंद सुब्रमण्यम का कमेटी जो है वही नतीजे पे पहुंचा है जो बात कांग्रेस बिल्कुल कह रहा था कि 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर बहस करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है नेशनल हेराल्ड पे ये लोग जो हल्ला मचा रहे वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया परसा इस पूरी बातचीत के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। ये असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता। कलम जिसमें बसते हैं रिश्ते। जब मैंने आंखें खोली तो एक घर की जो फिजा थी, वो मुझे ये नहीं पता था कि निसार भाई कुछ अलग हैं और मैं अलग हूँ। जज्बात और एहसास, सारे वो लोग हैं जो शायद जिंदगी में नहीं होते, तो जिंदगी नहीं होती या मैं जिंदगी में यहाँ नहीं होता। मिलिए शख्सियत में मशहूर और मारूफ शख्सियत आलोक श्रीवास्तव से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हरियाणा में अब शिक्षित लोग ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सरकार ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून बनाया था, जिस पर कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतरिम रोक लगाई थी। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने मौजूदा कानून में बदलाव को चुनौती देने वाली अर्जियां खारिज करते हुए बदलाव को सही ठहराया। हरियाणा सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है।
हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहा है। शैक्षणिक योग्यता के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन जो इस सरकार की, हरियाणा सरकार की नीयत थी वो लागू करने की यही था, चुनाव डिले करने का। पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे पंचायत में हैं तो क्या नाम, विधायक भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, सांसद भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब पर ये लागू होनी चाहिए। और ये अगर नीयत ये है थी सरकार की कि पढ़े लिखे लागू होने चाहिए, तो अगली बार से लागू करना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा निराश करने वाला फैसला है ये, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं पाए उनको एक तरह से ये सजा देने की बात है। हम जनता की अदालत में भी जाएंगे और कानूनी तौर पे भी जो भी लड़ाई बन सकती है, लास्ट तक हम इस मुद्दे को जो है कंटेस्ट करेंगे। हरियाणा चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद अब जल्द ही हरियाणा में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा सरकार के नए नियम के मुताबिक पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों का 10वीं पास होना जरूरी है। सामान्य वर्ग की महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। अनुसूचित जाति की महिला को 5वीं पास होना जरूरी होगा। ये कानून हरियाणा विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधि शिक्षित होंगे। साथ ही साथ अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये पंचायत प्रतिनिधि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान देंगे और खट्टर सरकार के उस सपने को पूरा करेंगे जिसके तहत इस कानून को पास किया गया है। दिल्ली से कैमरामैन मनोज के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से 6000 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। सम विषम फार्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने ऐलान किया है। वहीं अब एक ऑटो को 2 ड्राइवर भी चला सकेंगे। साथ ही डीजल वाहनों के राजधानी में प्रवेश को लेकर अभी संशय बना हुआ है। सम विषम फॉर्मूले को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 4000 डीटीसी बसें और 2000 स्कूल बसों को उतारने का फैसला लिया है। ये फैसला 1 जनवरी से लागू होगा। स्कूल बसों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मेट्रो की आवाजाही को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है कि जो 4000 बसें होंगी वो तो जनरल बस की तरह से काम करेंगी। जो 2000 स्कूल बसें हैं, उन 2000 स्कूल बसों में से 50% सीट जो है महिलाओं के लिए वो डेडिकेटेड रहेगी। महिला के लिए आधा, जो एक तरफ की आधा सीट महिलाओं के लिए रहेगी, आधा सीट में जनरल पैसेंजर उसमें रन करेंगे। बस लेन पर चलने वाले दूसरे वाहनों पर अब जुर्माना लगेगा। कूड़ा जलाने वालों पर भी 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 1 जनवरी को जब हम 6000 को 12,000 बसेस करेंगे तो उनके चलने के लिए जगह हो सके। और दिल्ली में मैं बताना चाहता हूँ, बस लेन के अंदर बस को ऑब्स्ट्रक्ट करने पर काफी हैवी चालान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने पर विचार करने को तैयार हो गया है। इस पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि तारीख के हिसाब से सम और विषम नंबर प्लेट की गाड़ियां चलेंगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने गंगा नदी के किनारे गोमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ये प्रतिबंध 1 फरवरी से लागू होगा। इसके अलावा नदी में कचरा डालने वाले होटलों, धर्मशालाओं और आश्रमों पर हर दिन 5000 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए। एनजीटी ने सफाई के लिहाज से गंगा नदी को 5 हिस्सों में बांटा है। साथ ही उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना चलने वाले सभी कारखानों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने राफ्टिंग पर फिलहाल पाबंदी नहीं लगाई है। कैंप्स राफ्टिंग के लिए यूज़ होते थे। रात को जो कैंप्स लगते थे वो कैंप अलाउड नहीं रहेंगे। वो कैंप अगर लगेंगे तो सड़क पार लगेंगे विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। उस पर भी गवर्नमेंट वर्कआउट करेगी। राफ्टिंग को बैन नहीं किया है। राजस्थान में आज तीसरे दिन भी बिजली कंपनियों के तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। हड़ताल के चलते राज्य में बिजली आपूर्ति बुरी तरह से बाधित हुई। लोगों को खासी मुश्किलों से जूझना पड़ा। राज्य के ज़्यादातर इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 174 कर्मचारियों को लंबित किया है, जबकि 15 ट्रेनी तकनीकी सहायक कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और 16 कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी की गई है। राज्य सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की गतिविधि में भाग नहीं लेवे और नियमों का उल्लंघन करने वाले
हर कर्मचारी को सख्ती से निपटा जाएगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु बाढ़ को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित कर दिया है और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले जयललिता ने प्रधानमंत्री से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। तमिलनाडु में बाढ़ से अब तक 347 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 17,64,000 लोगों को राहत अभियान के जरिए बचाकर 6600 राहत शिविरों में रखा गया है। सरकार ने पुनर्वास तेज कर दिया है। उधर पुडुचेरी सरकार ने बाढ़ पीड़ित 3,010 लाख परिवार के खाते में 4,000 की राहत राशि जमा कराने का फैसला किया है। इनके खाते में कल से राशि डालने का काम शुरू किया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में नाकाम रहा। पीड़ितों ने फैसले के खिलाफ अपील की मांग की है तो राज्य सरकार ने फैसले की समीक्षा की बात कही। अभिनेता सलमान खान को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। हिट एंड रन मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये मामला 13 साल पुराना है। जस्टिस AR जोशी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के सबूत सलमान को दोषी साबित करने के लिए नाकाफी हैं। Great relief after 13 years of journey that he has gone through. The court has held in his favor on all the issues that have been raised. So we are very glad with the outcome at the end of the day. पीड़ितों ने फैसले पर निराशा जताई है और सरकार से अपील की मांग की है। अगर कानून या कायदे के कोई मुद्दे अगर सामने आते हैं तो जरूर, लेकिन ज्यादा करके तो जब पुलिस की इतनी बड़ी हार हो गई है तो मैं चाहता हूं कि मैं स्टेट को ये कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट को, जो फडणवीस के पास होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में अपील करें। सरकार ने कहा है कि फैसले के अध्ययन के बाद ही निर्णय लेगी। ये निर्णय क्या है, उसमें हाईकोर्ट ने क्या लिखा, कोर्ट ने क्या लिखा है, इसके छानबीन करने के बाद ही सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी। अगर आवश्यकता होगी तो सरकार इसके बारे में अपने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगेगी। सलमान खान पर आरोप था कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और उनकी कार बांद्रा में एक दुकान से टकरा गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी डेविड कोलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अमेरिका की जेल में बंद हेडली की आज वीडियो लिंक से मुंबई की एक कोर्ट में पेशी हुई। हेडली ने माना कि हमले की साजिश रचने में वो शामिल था। उसने कहा कि अगर माफ़ी मिलती है तो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। हमले से पहले उसने मुंबई में कई स्थानों की रेकी की थी, जिसके बाद पाकिस्तान से आए 10 हमलावरों ने मुंबई पर 26 नवंबर 2008 में कई जगहों पर हमला किया। इस वारदात में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की आत्मकथा का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला समेत कई जाने माने चेहरे मौजूद थे। पवार की आत्मकथा का नाम ऑन माई टर्म्स फ्रॉम ग्रासरूट टू द कॉरिडोर ऑफ पवार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार 12 दिसंबर को 75 साल के हो जाएंगे। There is no interruption in his legislative life, either in assembly or in parliament. And I have no doubt after 2 years, he will provide us an opportunity to facilitate him on the completion of his 50 years of legislative life. Diligence and care with which he has attended to the responsibilities entrusted to him, be it the Ministry of Defence, be it other ministries, particularly the Ministry of Agriculture, is something that can always be regarded as a model. राजनीतिक जीवन होने के बाद भी उनका जो मूल पिंड रहा है वो रचनात्मक गतिविधि का रहा है, और इतने लंबे अरसे की राजनीति की सफलता का मूल भी वो रचनात्मक गतिविधि है। To Sharad Pawar ji's unique talents, his friendships with his political opponents and adversaries are legendary. In the modern language of IT,
His networking skills are formidable. कि इतने साल चाहे विधानसभा हो या चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, सुमित्रा जी एक दिन भी कभी ऐसा आया नहीं कि जिस दिन में सदन की मर्यादा छोड़कर हमने कुछ कदम उठाए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी शुक्रवार को 3 दिनों की यात्रा पर तुर्कमेनिस्तान के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वो तुर्कमेनिस्तान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान होकर भारत आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना के शिलान्यास में शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में वो राष्ट्रपति गम्बोगुली बुर्दमुदेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। शुक्रवार की शाम उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दी मोहम्मदोव के साथ गैस प्रोजेक्ट के व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भारत के लिए ये परियोजना खासी अहम है। TAPI between India and Turkmenistan will be a clear evidence of the fact that we have much to gain with such cooperation, that this is going to be a significant force multiplier into our development efforts. This will be a practical manifestation of the connectivity that we talk about. उपराष्ट्रपति अशगाबाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की तर्ज पर होने वाले तुर्कमेनिस्तान के परमानेंट न्यूट्रलिटी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और खनिज पदार्थों की बहुतायत के कारण भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं। भारत वहां से बड़े पैमाने पर यूरिया समेत दूसरे उर्वरक आयात करना चाहता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में कंधार हवाई अड्डा परिसर को आतंकियों से मुक्त करा लिया गया है। सुरक्षा बलों ने सभी 11 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। हमले में 12 जवानों समेत 50 लोगों की मौत हुई है। कंधार हवाई अड्डे पर पिछले 14 साल में ये सबसे बड़ा हमला था। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के मसौदे से भारत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। पेरिस में मौजूद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत की कई चिंताएं मसौदे में शामिल नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विकासशील देशों को वित्तीय मदद पर विकसित देश अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। साथ ही विकसित देश इन्हें विकासशील देशों पर थोपने की कोशिश भी कर रहे हैं। नया मसौदा 2 दिन की मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद जारी हुआ। ये मसौदा 29 पन्ने का है, लेकिन बड़े मतभेद अब भी बने हुए हैं। सम्मेलन के अध्यक्ष देश फ्रांस ने कहा है कि मसौदा आखिरी नहीं है और इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।